So hey guys, welcome back to again my YouTube channel India Let's Study. Good morning everyone. I hope सभी healthy होंगे and safe होंगे. तो as I say in my previous video, मैंने बोला था आपसे कि मैं मैथ्स की मैराथन क्लास भी आपकी अगर मुझसे हो पाएगा तो जल्द ही कराऊंगी. तो अभी आपके एग्ज़ाम में बचे हैं आज का दिन और आपके पास है कल का दिन. तो अगर आप ये वीडियो सिर्फ एक बारी आज देख लेते हैं तो डैम श्योर कि आपको मैथ्स में, अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप 20 क्वेश्चन इजीली लगा सकते हैं मैथ्स के, क्योंकि टेट का एग्जाम है आपका. मैथ इतना भी हाई लेवल आपका नहीं आता है. अगर बात करें सी टेट और यूपी टेट में, तो यूपी टेट का लेवल थोड़ा सी टेट से हाई होता है मैथ्स का. लेकिन अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो यूपी टेट का जो मैथ्स है आपका वो काफ़ी हद तक ईजी होता है अकॉर्डिंग टू अदर एग्जाम. ईजी ये नहीं कहेंगे हम कि बिल्कुल ईजी है, पढ़ना आपको सभी पड़ेगा, सभी चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल होता है आपका वो इतना भी हाई नहीं होता है कि आप उसको इजीली सॉल्व ना ही कर पाएँ. तो अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी ये वीडियो आपके लिए. आपको मैथ्स आता है लेकिन आपको अपनी देखनी है कि आपको कितना आता है, कितनी आपकी तैयारी बेहतर है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है. तो कंप्लीट वीडियो में बात करने वाले हैं आज हम मैथ्स की, लेकर हम संख्याओं से ज्यामिति तक का टॉपिक बिल्कुल क्लियर करेंगे विद हैंड रिटन नोट्स. एंड ये वीडियो एक पेपर अनेक का मतलब यह है कि ये जो वीडियो हम मैथ्स की आज कवर करने वाले हैं ये आपके सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एस टेट, रीट और सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है. तो अगर आप वीडियो एक बार स्टार्ट करते हैं तो ये मेरा आपसे दावा है कि आप बिना एंड तक देखे वीडियो को नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है आपके लिए यहाँ पर. तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के अपनी आज की क्लास. तो बने रहिए, देखते हैं कब तक हम कंप्लीट कर पाएंगे इस वीडियो को. लगभग 1.5 से 2 घंटे का टारगेट मैंने रखा हुआ है कि इतने में अगर हो जाता है आपका तो देखिए आपके लिए 2 घंटे कहीं ज़्यादा नहीं, अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है तो बिना टाइम वेस्ट करते हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इंडिया लेट्स स्टडी. और अगर वीडियो पसंद आती है उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड जैसे कि हमारी जो प्रीवियस मैराथन क्लास आई है, एक आपकी ईवीएस की हो गई, दूसरी आपकी जो है हिंदी की है, तो आप लोगों का काफ़ी उस पर सपोर्ट मिला है, काफ़ी व्यूज़ आए हैं उन वीडियोज़ पर. तो आई होप आपको ये क्लास भी अच्छी लगे, मेरी यही कोशिश रही है. तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास. ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप सिलेबस देखते हैं तो आपका आज इस वीडियो में कोई टॉपिक नहीं बचने वाला है. तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी आज की क्लास. सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हम संख्याओं का. ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, सभी देखेंगे हम इस कंप्लीट वीडियो में. सबसे पहले क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपसे 1 से 100 तक की आपकी गिनती, अगर आपसे इसमें कोई पूछता है कि 0 कितनी बार आता है तो 11 टाइम आता है 0. ठीक है, और 1 पूछे कोई तो 1 आता है 21 बार. और अगर बात करें हम 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 की, वो सभी बारी बारी से आते हैं आपके 20 बार. ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए. 0 निकालने का एक हमारे पास फंडा है, वो हम आगे क्लियर करेंगे. बाकी 0, 1 और ये 2, 3, 4, 5, 6 हमारे कैसे होते हैं, जैसे कि हमने 0 देखा 11 बार, 1 आया हमारा 21 बार, और जो बाकी डिजिट बच जाती है वो आती है हमारी 20 बार. यहीं से हम एक चीज़ क्लियर करते चलते हैं. तो जो 2 है हमारी वो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी यौगिक संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी, एक सेकेंड, सबसे छोटी ऋण संख्या. ठीक है, चलते हैं. अगर बात करें हम 1 की, तो 1 है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या. ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या है, 0 है. तो बहुत सारे क्वेश्चन देखिए आपके यहीं से क्लियर होने वाले हैं. ठीक है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है. ठीक है, सिर्फ 2 ही हमारी एक ऐसी सम संख्या है जो हमारी अभाज्य में भी इंक्लूड होती है. 1 से 100 तक के बीच कुल हमारी कितनी संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्याएं हैं. नेक्स्ट देखते हैं हम. अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है यहाँ से हमारा संख्या पद्धति. तो संख्या पद्धति का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसमें आएगा हमारा अंक. तो 0 से 9 तक की पूर्ण संख्याओं को अंक कहते हैं. इनकी संख्या कितनी होती है हमारी, 10 होती है, क्योंकि इसमें हमारा क्या इंक्लूड है, 0 भी इंक्लूड है. बात करें अगर हम नेचुरल नंबर्स की, तो जिन संख्याओं से किसी वस्तु इत्यादि की गणना की जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ ली, इसमें 1, 2, 3, 4 सभी इंक्लूड हो जाएगा हमारा. नेक्स्ट आता है पूर्ण संख्या. तो नेचुरल नंबर में ही हम 0 को अगर शामिल कर लेते हैं तो वो हो जाएगी हमारी पूर्ण संख्या.
आगे चलते हैं तो वो बन जाती है हमारी ज्योतिपूर्ण संख्या। बात कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से नहीं कटती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। और अभी जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि 2 हमारी क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 3 भी हमारी कैसी संख्या है, जो अपने आप से और 1 से छोड़कर बाकी किसी से नहीं कटती। बाकी ऐसी बहुत सारी संख्याएं आपके अभाज्य। आपको अभाज्य का मेन पता होना चाहिए कि जो संख्याएं खुद से और 1 से अलावा किसी से नहीं कटती हैं, वो होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 50 के बीच टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलते हैं आगे। भाज्य संख्या जो 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 से भी और साथ साथ किसी तीसरी संख्या से भी कट जाती हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 4, 14, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। पूर्णांक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। ठीक है, अभी जो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी कुछ आपका ऐसा नहीं आया जो आपने समझना है। ये सभी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया, सभी चीज़ें नॉर्मल है, आपको पढ़ने वाली हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये देखिए एक नंबर लाइन से हम डिस्कस करते हैं। नंबर लाइन के मिड में होता है हमारा 0। अगर हम राइट हैंड की तरफ चलते हैं तो हमारी आ जाती है पॉजिटिव संख्याएं सारी, और अगर हम लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं तो आ जाती है हमारी नेगेटिव। परिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को a/b के रूप में लिख देते हैं लेकिन b क्या हो, 0 ना हो, तो परिमेय संख्याएं हमारी वो कहलाती हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं में बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहती है। आज आपको नहीं होगी कंफ्यूजन। देखिए, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पाई क्या आपकी एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो पाई आपकी है एक परिमेय संख्या, क्योंकि पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है, 22/7, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ a/b। तो आपका जो ये फॉर्मेशन है a/b का, वो किस में होता है, परिमेय संख्याओं में ही होता है। तो पाई आपकी हो जाती है एक परिमेय संख्या, जो कि आपको यहाँ दिया हुआ है। 3/5, 6/11, 13/9, 2, 3, 4, 5, ये सभी आपकी कैसी हैं, परिमेय है, क्योंकि आपको आप 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, -1 को भी आप -1/1 लिख सकते हैं। तो सभी संख्याएं जिन्हें आप a/b की फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। अभी अपरिमेय का देख लेते हैं एक बार हम। देखिए वे संख्याएं जिनको a/b के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, लिखा नहीं जाता, वो सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं ज़्यादातर कर्णी के अंदर होती हैं। कर्णी का मतलब होता है आपके क्यूब, तो जो क्यूब्स के अंदर होती हैं वो होती है हमारी सभी अपरिमेय संख्या। √5, √3, √7 ये सभी इसमें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे टॉपिक है हमारा सह अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका में से एक हो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दैट्स मीन अगर हम देखें कि जो भी हमारा पूरा जोड़ा बन रहा है, उनका हम जो मतलब उनमें कॉमन, यानी कि वो किसी और डिजिट से नहीं कैंसिल, सेम डिजिट से कैंसिल नहीं हो रही है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि वो किसी सेम डिजिट से कैंसिल ना हो। ठीक, जैसे कि हमारा 7 है, 7 खुद से डिवाइडेड है, और 8 क्या है, 8 जो है वो 2 से भी है, 4 से भी, लेकिन 2, 4, 7 से डिवाइडेड नहीं है। या आप इस लैंग्वेज में याद कर सकते हैं, आपको एचसीएफ निकालना आता है तो आप इनका एचसीएफ देखते हैं। इनका एचसीएफ क्या आ रहा है, नो कॉमन नंबर, मतलब यहाँ पे कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो 1 है, इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं है, कोई कॉमन नंबर नहीं है, मतलब किसी सेम डिजिट से ये कैंसिल नहीं होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सहभाज्य संख्याओं का लय से उन संख्याओं का गुणनफल ही होता है। ठीक है, और अगर बात करें उनके हम एलसीएम की, तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे वही इनका एलसीएम होगा, और एचसीएफ इनका ऑलवेज 1। ठीक, 2 क्रमशः आने वाली प्राकृतिक संख्याएं सहभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे कि 4, 5, ठीक है, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 11, 12, सभी आपकी क्या हो जाएंगी, ये सहभाज्य संख्या हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम भाज्यता का और या विभाजिता के नियम के बारे में। बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे हम भाज्यता के नियम, आपको आज ये बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। आपको बार बार इन्हें भूलने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। सबसे पहले आ जाता है हमारा 2। तो 2 का सबसे सिंपल रूल क्या है आपका, कि इकाई का अंक क्या हो जो 2 के टेबल में आते हो आपके। ठीक है, मान लीजिए अगर इकाई का अंक 3 है, तो 3 आपके 2 के टेबल में नहीं आता है, तो वो 2 से विभाजित नहीं है। 5 आपका 2 के टेबल में नहीं आता है। जो डिजिट हमारी 2 के टेबल में आ रही हैं, अगर वो इकाई का अंक है तो हमारा 2 से वो विभाजित, जैसे कि हमारी ये दिखा रखी है आपको 4, 2, 0, 0 होनी चाहिए उसमें।
53804 ये सब हमारे क्या है, 2 से विभाज्य हैं। तो आई होप क्लियर होगा आपको ये। नेक्स्ट देखते हैं 4 से भाज्यता। 4 से भाज्यता में भी हमें क्या करना है, इकाई एवं दहाई दोनों स्थान वाले अंक अर्थात आखिरी के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। अभी हमने जब 2 की बात की, वी कैन गो ओनली विद लास्ट 1 डिजिट। नाउ हियर हम क्या करेंगे, 425 38624 वी कैन पुट लास्ट 2 डिजिट। तो 24 है हमारी लास्ट 2 डिजिट। तो 24 को हमें क्या देखना है कि क्या वो 4 के टेबल में हमारी मतलब 4 से डिवाइडेड हैं या मतलब 4 से डिविजिबल हैं, 4 से डिवाइड हो रही हैं वो, तो वो हो जाएगा हमारा 4 से विभाजित। ठीक है, जैसे कि 424 लास्ट के 2 डिजिट हमारी 4 से डिवाइडेड है। अगर आपका हो तो 743, तो ये आपका 4 से डिवाइडेड नहीं थी लास्ट की 2 डिजिट, तो 4 से विभाजित भी वो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 से विभाज्यता। ये 2, 4, 8 मैंने सीक्वेंस में इसलिए लिए हैं क्योंकि सिमिलर है, तो आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी दी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा, अब हम लेंगे लास्ट के 3 डिजिट, 2 1 डिजिट, 4 2 डिजिट और 8 है तो हम लेंगे लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है, वही सेम लास्ट के 3 डिजिट को हमें 8 से डिवाइड करना है। अगर वो 8 से विभक्त है तो वो पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 8 से डिवाइडेड होगी। अब चलते हैं 3 पर। यदि किसी दी संख्या के अंकों का योग, आपने कुछ नहीं करना है, कितनी भी बड़े डिजिट हो आपने इसको ऐड करना है, उसको आपको 3 से डिवाइड करके देखना है कि अगर वो 3 से डिवाइडेड है तो वो आपकी पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि 45372, अगर हमने इसकी एक एक डिजिट उठाई, हमने उसको ऐड करके देखा, हमारा आया 21, तो हम 21 को क्या करेंगे, 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो इजीली डिवाइड हो रही है, तो ये पूरी संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। आई होप क्लियर होगा, अभी यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। 9 में भी आपने क्या करना है, सेम ही करना है। संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभक्त है तो वह दी गई संख्या 9 से पूर्ण संख्या लीजिए, पूरी को ऐड कीजिए। 27 अगर आपका आ गया तो 9 से डिवाइडेड है तो भी है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा 6 से भाज्यता। ठीक, दो दी गई संख्या 2 और 3 से विभक्त हो तो वह दी गई संख्या हमारी 6 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ये आपने क्या करना है, 2 और 3 का रूल हमने लगा के देखना है। चले देख लेते हैं, एक आपको मैं करके देख लेती हूँ। यहाँ पे ये लिखा है हमारा 5742। तो सबसे पहले 2 का क्या है, लास्ट की डिजिट 2 से डिवाइडेबल है हमारी, यस है। अब 5 + 7 + 4 + 2 इनको ऐड करके हमारा क्या होता है, 5 7 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 अपॉन में 3 करेंगे, ये 3 से भी डिवाइडेड है, तो ये हमारी कंप्लीट क्या हो जाएगी, 6 से डिवाइडेड हो जाएगी। सबसे जो आपको डिफिकल्ट पड़ता है वो होता है हमारा 7 का। ओके, तो देखते हैं हम 7 का। 7 का मैं आपको 2 टाइप से बताऊंगी, जो सा आपको इजी लगेगा आप उसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम यही देखते हैं जो नोट्स में है, किसी दी गई संख्या के इकाई के अंक को, जो आपका इकाई का अंक है उसे दोगुना करना है। ठीक है, सुनिए, इतना भी हार्ड नहीं होगा, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं उसे। ठीक है, इकाई के अंक को दुगना करके शेष बची हुई संख्या का क्या करना, संख्या में से हम घटाते हैं, और यह क्रिया तब तक करते हैं जब तक कि 0 या 7 कटने वाली संख्या ना आ जाए। तो सबसे पहले हमने संख्या ली है यहाँ पे, उसमें से क्या किया, इकाई का अंक का दुगना किया 12, उसे माइनस किया, यहाँ पर आ गया अब हमारा ये 4। जब तक कि हमारा क्या आ जाए, 0 या 7 नहीं आ जाएगा तब तक हम ये क्रिया करते रहेंगे। मतलब 0 या 7 से कटने वाली संख्या हमारी ना आ जाती हो तब तक हम ये क्रिया करते रहेंगे। इसका दुगना 14, इसका दुगना 1, जब हमारा आ गया 63, तो 63 हमारा क्या है, 7 से डिवाइडेड है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम एक थिंग है हमारी 7 11 13 तथा 37 से भाज्यता क्या होती है, एक ही अंक से 6 अंकों की बनी संख्या हमारी 7 11 13 37 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, आप इसे करके भी देख सकते हैं ताकि अगर कोई सेम डिजिट की 6 अंकों की संख्या है तो वो 7 11 13 और 37 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे कि 5 5 6 टाइम, 3 3 6 टाइम। ठीक है, ये सब इसमें 6 हो जाएंगे आपके। 11 से विभाज्यता का नियम जो देखिए थोड़ा वो भी डिफिकल्ट है बाकी के अकॉर्डिंग, पर इजी बन जाएगा ये भी। किसी संख्या को अगर हमें देखना है कि वो 11 से विभक्त है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग कर देना है। ठीक है, मतलब सम अंक पे जो डिजिट है उसको ऐड करना है, माइनस करना है किसमें से, विषम अंक में। क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करते हैं हम। ये लिखा है हमारा 5 8 9 5 4 5। उसने पूछा है कि क्या ये 11 से डिवाइडेड है, तो हम लेंगे पहले सम अंक, विषम ले लीजिए 1 3 5। तो कितना हो जाएगा, 5 + 9 + 4।
उसके बाद माइनस किस में से करना है इसे हमें, जो बच गए हैं हमारे, तो 8 + 5 + 5, इस तरीके से देखिए। तो 18 - 18 या तो वो 0 आ जाए या वो हमारी क्या आ जाए, संख्या 7 से विभक्त हो। आगे चलते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है हमेशा कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, यूनिट ऑफ प्लेस, ठीक है। तो जो आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप इजीली निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस लास्ट की डिजिट लेनी है, सबका इकाई का अंक लेना है। 2 4 जा 8, 2 चौक 8, 8 छिंग 48, और 48 की क्या करनी है 48 में, उसमें से भी आपने 4 छोड़ देना है, बस 8 की 8 में करनी है, कितना आ जाएगा 64। तो हमारा यूनिट अंक क्या आ जाएगा, मतलब इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। यही दिखा रखा है देखो इसमें भी आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, तो आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर। अब आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन की, आपको कभी कभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मिल जाते हैं, उनकी पावर दी हुई होती है, आपने उनकी इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है, बहुत ईजी तरीका है, आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। क्वेश्चन लिखा है 340 की पावर 555 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। लास्ट में अगर 0 है, कई सारी डिजिट होती है, मैं देखिए नोट्स में लिखा हुआ भी आपके 0 1 5 6 अगर लास्ट में है, फिर घात नो मैटर, सम है विषम है कोई मैटर नहीं है, उसका इकाई का अंक वही आएगा। जैसे 0 है तो इकाई का अंक 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। लेकिन अभी हमारे पास क्या आता है, जैसे 2 3 4 अदर डिजिट जो आ जाती है उनका हमने कैसे निकालना है वो हम देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये दिया आपको 872 की पावर 563, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या ले लेना है, लास्ट डिजिट उठा लेनी है। 2 की पावर कितनी है 563। अब हमने सबसे पहले यूनिट वैल्यू ले ली, कितनी थी उसकी, हमने पावर जो हमारी पावर दी हुई थी वही ले ली 563। ये देखिए यहाँ पर जो पावर है उसने आपने उसने कर देना है 4 से डिवाइड, ठीक है। तो कितना 4 से जब आप उसको डिवाइड करेंगे, देखिए कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 4 4 जा 16, और कितना बच गया आपका 3 बच जाता है। तो आपको 2 की पावर, बस जो शेष बच रहा है 4 से डिवाइड करने पर, अभी देखिए और क्वेश्चन करेंगे, आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे। तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से देखते हैं। 643 की पावर 573, 2 डिजिट से हमने कुछ नहीं लेना, हमने 3 की पावर 573 लगा दिया डायरेक्ट। 4 से डिवाइड करेंगे 573 को, देखिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, सिर्फ एक शेष बचेगा, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 1, 3 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चंस की, ये सब इसी तरीके से निकलेंगे हमारे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखिए जैसे क्वेश्चन एक इस तरीके के हम देखते हैं अभी। 876 की पावर 435, हमने कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमने लास्ट डिजिट उठाकर इसकी पावर ले लेनी है, 3 की पावर 5 की पावर। उसके बाद इस सबको 4 से डिवाइड करने के बाद इस पे शेष बचा 3, इस पे शेष बचा 2, और इस पे 0 बचा, ठीक है, शेष बचा हमारा 0। एक सेकेंड, 932 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। एक है इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है, तो 7 की पावर 3 ले लेनी है, 3 की पावर 2, 3 कहाँ से आया, इसे डिवाइड करेंगे 3 शेष बचेगा, इसे डिवाइड करेंगे 2 शेष बचेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। शून्य की संख्या ज्ञात करनी, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था, जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी तो कुछ डिजिट्स ऐसी आई थी कि ये शून्य कितनी होती है, हमने देखा था कि 1 से 100 तक की गिनती में हमें 0 कितने मिलते हैं, 21, और जो बाकी डिजिट होती है वो कितनी मिलती है हमें 20। तो आ जाते हैं अभी हम क्वेश्चन पे कि हमें 1, अगर हम इन सभी की आपस में गुना किए जाए तो दाईं ओर कितने शून्य हमें मिलेंगे, ठीक है। तो शून्य कैसे निकालने, एक तरीका हो गया, आपने ऐसे करके दिखाया, तो कितने 0 मिले आपको 2 0। हम इसका तरीका देखिए किस तरीके से करते हैं। आपको अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो जो लास्ट डिजिट है उसे आपको 5 से डिवाइड करना है। आपको कितना है आपका 20, आपने लिख देना है 20, जो यहाँ पे आप काट के ला रहे हैं वो, ठीक है, शेषफल से नहीं, जो हम काट के ला रहे हैं। 5 अभी 20 को वापस से करो, जब तक वो 5 से कट रही है संख्या उसको हम तब तक 5 से डिवाइड करते रहेंगे। तो फिर 20 को 5 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा 4, प्लस में 4 लेते, तो टोटल 0 हमारे आएंगे 24, ठीक है। ये देखिए आपको नोट में लिखा हुआ है कि 500 में तब तक भाग देते जाएं जब तक 5 से छोटा ना रह हो जाए, मतलब 5 से वो कटता रहे। तो 500 लिया, 500 5 से डिवाइड किया, कितना आया 100, उसके बाद 5 से डिवाइड किया
20, उसके बाद 5 से डिवाइड किया 4, तो टोटल कितने जीरो आ जाएंगे 124। प्रैक्टिस कर लेनी है आपने इन क्वेश्चन की सभी। ये देखिए, विषम संख्याओं की श्रृंखला में एक भी शून्य कभी भी आपका नहीं आएगा, ठीक है। अगर टोटली विषम है तो हमारी उसमें हमारा कभी भी शून्य नहीं आएगा। अब ये है, इसको अब सेम करना है। सम संख्याओं की श्रृंखला में पहली बार 10 से भाग देंगे, फिर 5 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसे जोड़कर लिख देंगे। जैसे कि हमारा ये विषम भाग की श्रृंखला है। अभी देखिए, हम ऊपर क्या कर रहे थे, कुछ सम थी कुछ विषम थी, उसमें कोई मैटर ही नहीं था। अगर हमारी सारी टोटल विषम आ जाएंगी तो उसमें कोई जीरो नहीं होगा। अगर हमारी सब सम आ जाती हैं तो हमने क्या करना है, पहले तो इस संख्या को 10 से डिवाइड करना है, उसके बाद 5 से देते जाना है, जब तक हमारा सेम प्रोसेस करना है फिर वही, ठीक है। अब आ जाता है हमारा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका यूपी टेट के लिए, ये सी टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखते चलिए आप इसे। आपने क्वेश्चन दे दिया है कुछ इस तरीके से कि इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की आपको क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। कुछ नहीं करना है, जितनी पावर है सबको ऐड करो, आंसर इज हियर, ठीक है। 7 की पावर 9, 11 की पावर 5, एक बार और देखिए 13 की पावर 7। पूछा है आपसे अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, आपने कुछ नहीं करना है, जो भी पावर है सबको ऐड करके आंसर ला देना है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है आपके इसमें एक इस तरीके से। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है 15 की पावर 7, 17 की पावर 9, 20 की पावर 5, तो आपको इसमें ऐसा नहीं करना कि तुरंत पावर ऐड कर देनी। गुणनखंड का क्या मतलब है, जितना आप उसे खंडों में विभाजित कर सकते हैं। तो आपको पहले 15 को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, 3 इंटू 5, तो 3 की पावर 7, 5 की पावर 7। 17 को आप नहीं कर सकते हैं, 20 को किया हमने 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 5 की पावर 5। अब इनकी जितनी पावर आई है उन्हें ऐड करके आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि आप अभाज्य गुणनखंड आपको आगे निकालने। अगर आपसे पूछे कि कुल गुणनखंड कितने हैं, अभी एक आपका सम गुणनखंड आएगा, एक विषम गुणनखंड आएगा। अभी देखते हैं हम पहले। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें 12 से के अभाज्य गुणनखंड पूछे, हमने 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाली। कितना है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो अभाज्य गुणनखंड से कुल हमारे कितने आ गए, पावर ऐड करो, 2 + 1 = 3। कुल गुणनखंड की अगर हम बात करें तो जितनी पावर +1 मल्टीप्लाई जितनी पावर +1। मान लीजिए आपका है इस तरीके से 2 की पावर n और 3 की पावर m, तो आपके कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा n + 1 इंटू m + 1, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, इसमें आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो 9 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 5 + 1, सारों की मल्टीप्लाई करके हमारी आ जाएगी कुल गुणनखंडों की संख्या। इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। सेम वही जैसे मैंने पीछे बताया कि अगर ऐसे दिया हुआ, पहले आपको उसके गुणनखंड ही करने हैं, देन उसके बाद आपको कुछ निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं शेषफल परिमेय थ्योरम। शेषफल परिमेय थ्योरम आपकी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसका आपका फॉर्मूला क्या है, भाज्य = भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टेट में पूछे जाते हैं अक्सर के ये। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्वेश्चन है आपको एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को हम 2 टाइप्स से कर सकते हैं। ये देखिए, आपको क्वेश्चन दिया भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इन्होंने कैसे किया, देखिए शेषफल हमें पहले ही पता है कितना है, 46 है, और हमने भाजक ये आपका आ जाएगा 46 इंटू 5 करेंगे हम, कितना आएगा 230। 46 की भाजक की अगर हम शेषफल में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, शेषफल का 5 गुना है, सॉरी इसने दिया है आपको क्वेश्चन में कि भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना। तो भाजक जब हमें शेषफल पता चल गया तो भाजक कितना आ जाएगा आपका 230, और ये जो है हमारा इसका कितना गुना है 10 गुना। तो अगर हम इससे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा भागफल निकल के आ जाएगा, फिर हम इजीली इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये, एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया था कि जो हमारा भाजक है भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना, और शेषफल आपको दे दिया। तो सबसे पहले आप यहाँ से शेषफल पकड़ लेते हैं ना, और उससे हम निकाल लेंगे भाजक। तो भाजक कितना मल्टीप्लाई है उसका 5 बार, तो भाजक आ गया हमारा निकल के। और भागफल का बता रहा है 10 गुना, तो अगर हम भागफल की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ना, लेकिन अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं 10 से तो हमारा भागफल आ जाता है। इजी क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 3 गुना, यदि शेषफल यही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं इजीली। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, आप वहां से कर सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ जाते हैं, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो संख्या क्या होगी। 119 से भाग देने पर 119 से भाग देने पर किसी संख्या को हमारा क्या बच रहा है, 19 शेष बच रहा है। उसी संख्या को अगर हम 15 से भाग देंगे, ठीक है, तो ये देखिए आपको 119 से भाग दिया, यहाँ पे हमें क्या है, डाटा सफिशिएंट नहीं है। अगर हमें इनमें से एक भी वैल्यू पता हो जाती तो हम इजीली निकाल सकते, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है हमारा उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों में यदि पहले वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से पूर्णतः विभक्त हो तो दूसरे वाले भाजक से पहले वाले शेषफल में भाग कर देते हैं और वही हमारा क्या हो जाता है, सही उत्तर कहलाता है। देखिए क्या बताया इन्होंने कि दूसरे वाले भाजक से वो कट रहा है हमारा, ये इससे कट गया हमारा, अगर मान लीजिए कंप्लीट, तो दूसरे वाले भाजक से पहले वाले शेषफल में भाग कर देते हैं और जो आता है हमारा वही उत्तर हो जाता है। देखिए, और दूसरा क्या है, यदि पहला भाजक दूसरे वाले भाजक से पूर्णतः विभक्त ना हो तो इसका उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चन हमारा आ गया ऐसे, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, यदि उसी संख्या में 17 से भाग दिया जाए तो उसका शेषफल कितना होगा। अब देखिए हमने क्या, जैसे कि अभी रूल पढ़ा है, तो हम पहले क्या करेंगे, 119 को 17 से काट के देखेंगे तो वो उससे विभक्त हो रहा है पूरा, तो उसके बाद हमें क्या करना है, 19 को 17 से भाग देना है और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 शेष आ जाएगा। ये क्वेश्चन अभी देखते हैं हम बाद में। अभी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रथम n की जगह आपको कुछ भी डिजिट दे देते हैं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो योगफल होता है हमारा इनका n+1/2, और अगर प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमसे पूछता है तो n+1/2। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल और औसत दोनों निकालना है आपको। तो योगफल का फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2 और औसत का फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। ये देखिए 20 क्रमागत का निकालना है तो n की जगह 20 और योगफल के लिए n+1/2 और औसत के लिए n+1/2। ये भी सेम ही क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे देखिए पूरी संख्याएं दी हुई हैं, तो इनका योग क्रमागत ही है, ये हमें पता है क्योंकि बिल्कुल सीक्वेंस में है, तो इनका योगफल n+1/2 और औसत n+1/2। अगर बात करें हम खाली प्रथम n क्रमागत संख्याओं के योगफल की, तो वो हो जाएगा हमारा n+1, उसमें (2) हम नहीं लेंगे। ठीक है, और अगर उनका हमें निकालना हो औसत, तो औसत हो जाएगा n+1। ठीक है, औसत हो जाएगा n+1। क्वेश्चन देखते हैं कुछ इस तरीके के। देखिए अगर हमें दी हुई है n क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं तो उसका योगफल n+1/2 और औसत n+1/2। अगर हमें दी हुई है प्राकृतिक सम संख्याएं तो उनका योगफल n+1 और औसत n+1। ठीक है, अपॉन में से दोनों में से 2 हटा देना है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार इसी तरीके के कुछ। 10 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल तो n+1, इसी तरीके से औसत n+1। इसी तरीके से चलते हैं आगे। क्वेश्चन है आपको इसमें प्रैक्टिस के लिए। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, आपको टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल जुड़ना पड़ेगा। आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ आज ही शाम में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल होता है n² और औसत होता है सम वे संख्याएं जितनी टोटल हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार। जैसे 20 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 20⁻2 और औसत आ जाएगा हमारा 20 ही। ठीक है, बहुत इजी है, तो फॉर्मूले से भी अगर आप ये करते हैं बहुत इजी है आपको ये फॉर्मूले भी। नेक्स्ट देखते हैं, एक आता है प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो ये होता है हमारा n+1 2n+1/6। अगर योगफल पूछता है आपसे और अगर औसत पूछता है तो आपका एक n यहाँ से हट जाएगा, तो n+1 2n+1/6 और औसत के लिए n+1 2n+1/6। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कुछ इस पे बेस्ड। प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल तथा औसत निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ से 10। योगफल का फॉर्मूला n यानी 10 n+1 10+1
2n+1 यानी 2 × 10+1 और अपॉन में 6। तो यहाँ पे है हमारा 10 और यहाँ पे है हमारा कितना हो जाएगा 11 और 20 और ये 1 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे ये है 10, तो इसे हम 2 से डिवाइडेड कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो ऊपर आ जाएगा 11 5 जा 55 और यहाँ पे हमारा 21 अपॉन में 3, 3 7 जा 21, 55 की 7 मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इनका औसत निकालेंगे तो n हट जाएगा, तो n+1 और 2n+1 अपॉन में 6, सेम कैलकुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिला है इसमें। और अगर हम बात करें कि घनों की, तो घनों का फॉर्मूला है n+1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसका औसत है हमारा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। देखिए n² n+1 का होल स्क्वायर, अगर हम इसे सोल्व करते हैं ये आएगा हमारा 4। ये देखिए अगर हम इसे सोल्व करते हैं, एक n इसमें से भी हट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। क्वेश्चन है इस तरीके के, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं। मेन क्या है, आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछा है आपसे, तो क्या आ जाएगा n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और अगर औसत पूछे तो n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। और अगर हमसे पूछता वर्गों का, तो क्या फॉर्मूला लगता है हमारा n+1 और 2n+1 अपॉन में 6, और अगर इनका औसत पूछता तो ये यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाता है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए आपको। देखिए अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आ गया 11 12 13 14 और इनका सभी का आपको क्या बताना है, योग बताना है। तो कितना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका n+1 अपॉन में 2। ठीक है, क्रमागत संख्याएं हैं उनका हमें योग बताना है, और औसत अगर आपसे इनका पूछता है तो वही आपका n+1 अपॉन में 2। इसका अगर हम एक इजीली तरीका देखें तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या यानी कि ये आपने पढ़े होगा फॉर्मूला a+l अपॉन में 2, लास्ट डिजिट एंड a मतलब होता है फर्स्ट डिजिट और अपॉन में 2। इस तरीके क्वेश्चन आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, लास्ट देखते हैं हम 20 से 50 तक। तो फर्स्ट डिजिट 22, लास्ट डिजिट 50 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके हमारा 2 और 5 7 2 अपॉन में 2 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 36 आपका इनका योग निकल के आ जाएगा। ये एक सेकेंड सॉरी एक टर्म आपके यहाँ पे मिस हो गया, आपको मल्टीप्लाई में टोटल पद भी लेके चलना है। ठीक है, तो ये तरीका आपका इस तरीके से टोटल पद भी लेके चलने हैं। तो आप ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे, तो टोटल पद हैं इसमें 15, यहाँ पर हमारे कितने हैं 15, तो ये 15 से भी मल्टीप्लाई इसकी आपकी 72 की हो जाएगी। आगे चलते हैं, कुछ विविध प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये प्रश्न, आपके आ जाते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन। किसी पार्टी में 10 व्यक्ति शामिल होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक को उपहार देता है। क्वेश्चन है हमारा, किसी पार्टी में 10 व्यक्ति शामिल होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक को एक उपहार देता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछा है कि टोटल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, उपहार की या गिफ्टों की संख्या हमें निकालनी है। तो जब टोटल लोग हमें दिए हुए और प्रत्येक को दे रहा है, तो इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा n+1। इजीली सोल्व कर सकते हैं आप इस तरीके का क्वेश्चन। जैसे कि देखिए पार्टी में 20 व्यक्ति शामिल है, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक को उपहार दे रहा है, कुल गिफ्टों की संख्या, टोटल फॉर्मूला लग जाएगा हमारा n+1। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं 20, टोटल व्यक्ति कितने हैं हमारे 20, तो 20 × 20 - 1 19, तो टोटल आ जाएगा हमारा 13। इस तरीके से अगर क्वेश्चन में हमारा आया है थोड़ा चेंज, किसी पार्टी में 12 व्यक्ति शामिल हैं, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक से हाथ मिलाता है। इस प्रकार अगर हमसे पूछे कि मिलाए गए कुल हाथों की संख्या कितनी है, तो जब हम उपहार दे रहे थे तो एक ही था, लेकिन हम अगर हाथ मिला रहे हैं तो उसे हम कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो n+1 अपॉन में 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा इस तरीके से। ये देखिए कैलकुलेशन जब हम करेंगे पूरी कंप्लीट, आंसर आ जाएगा हमारा 66। क्वेश्चन है हमारा, किसी क्रिकेट मैच में 10 टीमें शामिल हैं, प्रत्येक टीम प्रत्येक से मैच खेलती है, इस प्रकार कुल खेले गए मैचों की संख्या कितनी है। तो देखिए अगर हम कंफ्यूजन अभी यहाँ पे क्लियर करते हैं,
जब हमने गिफ्ट वाला क्वेश्चन किया तो हमने फॉर्मूला लगाया n-1 और खाली n-1। लेकिन जब हमने क्वेश्चन किया हैंड के लिए तो हमने उसमें अपॉन में 2 लगाया। किस लिए? देखिए, जब आप एक सदस्य को आपने गिफ्ट दिया, उसने भी वापस में आपको गिफ्ट दिया, तो एक से ही गिफ्ट आपको कितने मिल रहे हैं? 2 मिल गए यहाँ पे। लेकिन सॉरी, एक ही गिफ्ट मिला है यहाँ पर आपको, एक दूसरे से आपने गिफ्ट का आदान प्रदान किया। जब आपने हाथ से, आप एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं तो 2 गिफ्ट हो गए आपके यहाँ पर। तो इसलिए जब आप हाथ से हाथ मिला रहे हैं किससे, तो वो आपका हो जाएगा, एक ही माना जाएगा। आपने पूछा मिले हुए हाथों की कुल संख्या, तो एक हाथ से दूसरा हाथ जब मिला हमारा, टोटल आके कितना हुआ? वो 1। इसलिए से हमें डिवाइड करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को 2 से। जैसे कि अभी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी क्रिकेट मैच में 10 टीमें शामिल होती हैं, प्रत्येक टीम से मैच खेलती है, इस प्रकार कुल खेले गए मैचों की कुल संख्या। उसमें भी हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। n-1/2, तो 10 × 10-1/2, 10 × 9/2, ये आ जाएगा आपका टोटल 45। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा हटके है। एक गिलास में रखा जल प्रत्येक मिनट बाद दोगुना हो जाता है। ठीक है, यदि गिलास जल से 20 मिनट बाद पूरा भर जाता है तो कितने समय बाद गिलास आधा भरा होगा? देखिए, एक भाग भरा जाता है कितने में? टोटल हमारा भर गया 20 मिनट में, और रखा जल प्रत्येक मिनट बाद दोगुना हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, तो आधी मिनट में कितना हुआ? 19, 1/4 में 18, 1/8 में कितना हुआ हमारा? 17। तो इस तरीके से जो हमारा आधा भाग रहा है वो कितना है? 1/8, वो कितना हो जाएगा? 17 मिनट में। तो इस तरीके के कई सारे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, इन सब की आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। एक क्वेश्चन देखिए, एक समूह में कुछ गायें तथा कुछ मुर्गियां हैं, इनके सिरों की संख्या 90। इस तरह के क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट होते हैं। पैरों की संख्या है 240। इस समूह में कुल कितनी गायें हैं? गायें पूछी है हमसे। टोटल हमें पता है सिर, जितने इनके सिर हैं मान लीजिए उतने टोटल वहां पर लोग हैं। ठीक है, टोटल पैर दिए हमें 240। लेकिन अगर हम बात करें गाय के पैरों की, हमने मान लीजिए पैरों की संख्या, माना गाय के पैर कितने हैं? x है, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे हमारे? कितने हो जाएंगे? गाय के पैर कितने होते हैं? 14x। और हमारे मुर्गी के पैर कितने होते हैं? 2। तो 4x, तो में 90 में से अगर हम x माइनस कर दें, गाय मान लिए हमने कितनी? x गाय हमने मान रखी है, तो मुर्गी कितनी हो जाएंगी हमारी? 90 - x मुर्गी हो गई। तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं। x गाय है तो पैरों की संख्या निकालेंगे 4x, और 90 - x मुर्गी, उसके पैरों की संख्या निकालेंगे, इंटू में करेंगे 2, और प्लस करके इक्वल टू किसके रखेंगे? 240 के। एक बार और रिपीट करती हूँ मैं, किसी जगह पर हमारे कहीं किसी समूह में गायें और कुछ मुर्गियां हैं, इनके सिरों की संख्या कितनी है? 90, और पैरों की संख्या कितनी दी है? 240। हमने मान लिया गायें हैं हमारी x, तो गाय के पैर कितने हो जाएंगे? 4x। मुर्गी कितनी हो जाएंगी? 90 - x, तो इंटू में 2। इसे जब आप प्लस करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो गायें आ जाएंगी हमारी 30। और अगर हमसे मुर्गियों की संख्या पूछता तो 90 - 30 आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, और सेम क्वेश्चन इसी की तरीके से प्रैक्टिस के लिए देखिए, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक 20 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के एक पृष्ठ खो जाने से उसके पृष्ठों की पृष्ठ संख्याओं के अंकों का योग 191 है, तो खोए हुए पन्नों के पृष्ठ संख्या के अंकों का योग क्या होगा? सबसे पहले हमें टोटल पृष्ठ पता है कितने, तो हम उसमें योग का फॉर्मूला लगा देंगे, n+1/2, तो हमारे पास आ गया 210। और जो खोए हुए पन्नों के पृष्ठों का योग हमें निकालना है, वो 210 में से 191 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 19। तो पृष्ठ संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 9 और 10 हो जाएगी। ठीक है, अब दशमलव के कुछ क्वेश्चन है हमारे, इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके, देख लेते हैं एक बार। 0.3333 को भिन्न में बदलो। इसको आपको काय में बदल देना है? भिन्न में बदल देना है। तो जितनी 333 जिस भी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है उस पर हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। और इस बार को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं? ऊपर वो डिजिट, और जिस संख्या पर हमारा बार है उतना हम नीचे क्या लिख लेते हैं? 9 लिख लेते हैं। देखिए, जैसे कि पहले हमने क्या लिखा, ऊपर हमारी आ गई संख्या, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 9। और देखिए, इसे हम अगर करने का एक इजी तरीका हम देखते हैं, जैसे हमारा लिखा हुआ है 0.3, ये 0.3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.3 बार समझ सकते हैं इसे। पहले तो हमें लिख लेनी है टोटल संख्या जिस पर बार है, या टोटल जो भी हमारी है, उसके बाद जिस पर बार नहीं है, जैसे हमारा 0, और अपॉन में जिस पर बार है उतने 9, तो 3/9, यानी सोल्व करके कितना आ जाएगा? 1/3। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये देखिए सभी आपका 5/9। जैसे क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 25, 25, 25, तो हमारा बार कितने डिजिट पर जा रहा है? 2 डिजिट पर, तो ये हो जाएगा 25/9।
99। इस तरीके के क्वेश्चन आपने इस तरीके से करने हैं। अभी जैसे देखिए यहाँ पर हमारा क्या बन गया, अब सबसे पहले जिस पर बार है उतना, फिर 9, फिर जिस पर बार नहीं है 0 लिखेंगे, उसके बाद जिस संख्या पर बार नहीं है उसे घटा देते हैं। देखिए वही जैसे मैं अभी आपको प्रीवियस में बता रही थी, ये देखिए 0.255555, यहाँ पर आपका 25 रिपीटेशन नहीं है, ओनली 5 रिपीट है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं पॉइंट बार ओनली 5। ठीक है, तो इसको अब हमें कैसे करना है, सबसे पहले हमें पूरी डिजिट लिख लेनी है 25 माइनस जिस पर बार नहीं है उसे, और अपॉन में जिस पर बार है उतने 9, जितने बार नहीं है उतने 0। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट में देखते हैं, जैसे कि 3777 बार है, सबसे पहले पूरी डिजिट लिखें, उसके बाद -3 करें और अपॉन में 9 और जिस पर बार नहीं है उतने 0। तो ऐसे आप इन क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देखिए अभी यहाँ पर आप 15 25 25 25 25 यानी कि 15 पर नहीं है, उसके बाद 5 to 5 पर बार है, तो आपको पहले पूरी डिजिट लिख लेनी है 152 माइनस जिस पर बार नहीं है और अपॉन में जिस पर बार है उतने 9, जिस पर बार नहीं है उतने 0। इसीलिए आप सोल्व कर सकते हैं इस तरीके के सभी क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन देखिए, अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे जिनमें खाली बार था और इधर हमारी डिजिट जो बच रही थी हम सोल्व। अब पॉइंट से पहले भी कुछ डिजिट है तो उसको हमने कुछ नहीं करना है, सिंपल उसको ऐसे ही लिख देना है 1 प्लस बाकी जैसे हम क्वेश्चन करते आ रहे थे, जैसे कि ये हो गया 1.3 बार बन गया हमारा, तो 3 अपॉन में 9। 5.44 5 प्लस में लिख देना है, 4343 का बार हो रहा है तो हमारा ऊपर 43 और अपॉन में 99। आई होप आपको क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं आपको, यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम के। 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 261 है, इसमें से छोटी संख्या क्या है। ठीक है, क्रमागत अंतर यानी कि क्रमागत डिजिट हमारी क्या हो जाएंगी x प्लस 1 और उनके वर्गों का अंतर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना है 261। इस तरीके से हम सोल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे और दोनों वैल्यू हमारे पास इजीली आ जाएंगी। x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से हमारा x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास ओनली 2x और 2x इक्वल टू किसके है हमारे 260 के, क्योंकि ये 1 जो है इधर जाएगा माइनस में और 261 में से 1 माइनस करेंगे 260, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 130। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 39 है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो 3 संख्याओं का अंतर कितना है, 2 संख्याओं का अंतर हमारा 3 है और इनके वर्गों का अंतर 39 है। तो x प्लस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर जब हम करेंगे कितना है 39। अब हमने x और x प्लस 3 किस लिए लिया, क्योंकि जब हम माइनस करेंगे इसमें से ये तो 3 आ जाएगा जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। बाकी x की वैल्यू सोल्व करके निकालनी है आपको। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ है हमारा, एलसीएम को बोलते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। और एचसीएफ क्या होता है हमारा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का में से वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर देती है। क्लियर करते हैं अभी एक क्वेश्चन लेके। देखिए 120 क्या है हमारा, 40 से भी डिवाइड है और 60 से भी डिवाइडेड हो रहा है। ठीक है, और जो हमारा 40 है वो 20 से भी डिवाइडेड है और 30 से भी ये भी 20 से डिवाइडेड है। तो हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20 और एलसीएम कितना है हमारा ये 120। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हमें इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबका एलसीएम निकाल के, एलसीएम आपको इजीली निकालना आता होगा, जिन्हें नहीं आता वो एक बार ही देख लें। 15 20 25 सबको ऐसे रख लेना है, फिर बारी बारी से हमें देखना है कि संख्याएं किससे पूरी कट रही हैं हमारी। तो सबसे पहले 5 लिया है, 2 भी ले सकते थे हम, तो 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। उसके बाद ये संख्याएं हमारी कटेंगी 2 से, तो 3 नहीं कट रहा एज इट इज़ ले लेंगे, 2 दूनी 4, 5 नहीं कट रहा एज इट इज़ ले लेंगे, 2 तिया 6। उसके बाद फिर 3 से काटेंगे, जो नहीं कटा उसे एज इट इज़ रख लेंगे, वापस से हम सोल्व करेंगे 3 दूनी 6 और एक बार और 5 से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसका एलसीएम टोटल कितना आ जाएगा 300। अब बारी आती है हमारी, अगर हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे दे कि इन सब का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो जो हमें 2 डिजिट दी हैं स्टार्टिंग में उन्हें लेकर इस तरीके से डिवाइड करते चलना है, इस तरीके से डिवाइड करते चलना है। देखिए एक तरीका बहुत से लोगों को नहीं आता है तो मैं क्लियर कर देती हूँ एक बार। ये यहाँ रखा और 450 हमने अंदर रखा, उसके बाद जब हमने इसे 2 से काटा तो कितना आ गया, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। अब 2 to 5 को
इससे भी, तो 2 to 5 को जब हमने इससे कैंसिल किया तो एक बार ही जब हमने 3 से इसे डिवाइड किया तो वो पूरा नहीं घटा, आ गया हमारा 5। फिर वापस से हमें 75 और अंदर में कौन सी डिजिट ले लेनी है 2 to 5। ये मुझे आपको बताना था कि जब आप इसे चेन रूल से करते चलते हैं तो जो आपका शेष आता है आपको उससे डिवाइडेड करते चलना है। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर 5 शेष आता है तो आपको किससे 75 से अगेन डिवाइड करते, तो बाकी इनका कितना आ जाएगा हमारा 75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, कर लेंगे आप इन्हें। अब आ जाता है भिन्नों का लैसे और मैसे निकालना। सिंपल एंड इजीएस्ट तरीका इसका आपका ये 3/5, 6/35, 3/21 का आपको एलसीएम निकालना है या आपको एचसीएफ निकालना है। तो जो भी आपसे पूछता है ऊपर वाली संख्याओं का आपको वो निकाल देना है और नीचे वाली संख्याओं का अदर निकाल देना है। जैसे मान लीजिए इसमें एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का तो हम एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाले डिजिट का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। तो नीचे का एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा 5 और ऊपर का एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, एलसीएम हमारा ये आ जाएगा। तो भिन्न वाले क्वेश्चन आपने इस तरीके से कर देने हैं। एचसीएफ देखिए एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से एचसीएफ का भी आ गया है, इसे भी देखते हैं। ये तीनों का एचसीएफ ज्ञात करो, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। तो ऊपर वालों का एचसीएम हमारा 1 और नीचे वालों का एलसीएम जब आप इस रूल से निकालते हैं 5, 20, 30 से निकालेंगे जब आप, तो वो आ जाएगा हमारा 60। तो ईजी है ये समझना आपके लिए। जैसे कि देखो आपको क्वेश्चन फॉर्मूले बेस में भी दिया हुआ है यहाँ पर, अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ और एचसीएफ पूछे तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। देखिए अगर हमसे पूछता है पॉइंट में कि इनका एचसीएफ ज्ञात करो तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली पॉइंट हटा के नीचे आप 0 लगा लीजिए, कट करके पूरी हमारी फिर भिन्न में बदल जाएगी और भिन्न का फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के आपके लिए यहाँ पर। अब कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं अनुपात पर आधारित, आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो देखते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 तथा उनका में से कितना दिया हुआ है 17। तो दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। अब 3:5 का पहले हम देखते हैं, में से हमें दिया हुआ है 17, तो इनका अगर हम में से निकालते हैं कितना आता है 1, तो यानी 1 बराबर हमारा किसके है 17 के। आप इसे यहाँ पर x भी मान सकते हैं, इन डिजिट को आप क्या ले लेंगे 3x और 5x। तो इस 17 की दोनों डिजिट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 × 51 और 17 × 5 = 85, ये दोनों हमारी आ जाएंगी संख्याएं। तो इस तरीके से आप अनुपात के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, घंटियों से बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर घंटियां कुछ बज रही हैं, बजना आरंभ हुई हैं, तो कितने सेकंड बाद वो पुनः बजेंगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, इन सभी संख्याओं का हमें क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, और एक मेन बात, अगर आपको घंटियां, ट्रैफिक लाइट, दौड़, कम से कम, न्यूनतम से न्यूनतम कहीं भी पूछता है तो आपको क्या निकालना है, हमेशा एलसीएम निकालना है। तो आंसर आ जाएगा आपका 504। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी चेंज कर देते हैं कि 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, ये इतने इतने सेकंड के अंतराल से बजे, तो बताइए 10 मिनट में ये कितनी बार बजेंगी। सबसे पहले हम इनका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम आ गया हमारा 120 सेकंड। इसे हम मिनट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो सॉरी, इसे 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 मिनट। तो जितना भी हमसे पूछ रहा है कि कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगी उसे 2 से डिवाइड करके +1 कर देना है। ठीक है, तो 10/2 +1, 20/2 +1, 30/2 +1, इस तरीके से क्वेश्चन हम कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा एवरेज। औसत क्या होता है, पदों की संख्या बटे पदों का योग। तो कुछ सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं हम पहले। क्वेश्चन है हमारा, इतना इतना इतने का औसत क्या होगा। तो पदों की संख्या यानी ऊपर इन्हें सबको ऐड कर लेंगे और अपॉन में इनका योग। तो इजी है ये वाला मेथड। क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लेते हैं, आपको कभी एक डिजिट नहीं देके एक्स उसकी जगह इंक्लूड कर लेते हैं और पूछते हैं कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल पदों का योग बटे पदों की संख्या इक्वल टू में ये रख के, तो कितना आ जाएगा आपका इधर 29 + x इक्वल टू में 40, x इक्वल टू 40 - 29। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से 11। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से जो आपके आ जाते हैं उन्हें किस तरीके से सोल्व करेंगे, 3 के प्रथम गुणजों का औसत निकालना, तो आपके लिखने ही पड़ेंगे सारे के सारे। तो 3 के प्रथम 9 गुणज हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इन्हें सिंपल तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, इसका प्रथम पद और इसका अंतिम पद और अपॉन में 2। ठीक है, प्रथम पद ये हो गया, अंतिम पद ये हो गया, तो इसका हमारा एवरेज आ जाएगा निकल के 29। इस तरीके के 17 के प्रथम गुणज आपने पहला लिख लेना है और 5वां लिख लेना है, उसके बाद अपॉन में 2 कर देना है। एक इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कि 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 33 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो।
तो आपको जो औसत दिया हुआ है आपको वो लिख लेनी है, और उसके बाद यानी कि वो हमारी क्या है 7 क्रमागत हैं, तो हमें 1 मिल गई है, उसके बाद 3 इधर होंगी और हमारी 3 इधर होंगी, उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। 33 से इधर हमने लिखा 34, 35, 36। ध्यान रखिए जो आपको औसत में दिया है आपको उस संख्या को लिख लेना है। उसके बाद अगर आपको 7 है तो 3 इधर 3 इधर, 9 है तो 3 इधर, सॉरी 9 है तो आपकी कितनी इधर जाएंगी 4 इधर और 4 इधर, तो छोटी संख्या हमारी निकल के आ जाएगी यहाँ से 3। यहाँ पर कुछ और फॉर्मूले डिस्कस करते हैं हम औसत से। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमारा कितना दिया हुआ है, x दिया है। यदि अगली 2 संख्याएं और मिला ली गई, ठीक है, तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो औसत में वृद्धि होगी हमारी जोड़ी गई संख्या अपॉन में 2, ठीक है, और औसत में कमी घटाई गई संख्या अपॉन में 2। इस तरीके से यदि n संख्याओं को औसत दिया है और प्रत्येक संख्या में गुणा अथवा भाग किया जाए तो जितने से गुणा अथवा भाग किया जाएगा उतने से ही औसत में गुणा भाग कर देंगे। देखिए क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो प्रत्येक संख्याओं का औसत कितना है उसमें से हमने उसे माइनस कर दिया है, ठीक है। 10 संख्याओं का औसत 13, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संख्या में उसमें हम क्या कर देंगे 4 जोड़ देंगे। 7 संख्याओं को मतलब गुना भाग जो भी कह रहा है वो हमको उसमें कर देनी है। 7 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दिया जाए तो औसत में हमें उससे मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हमारे इस तरीके के भी आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35, यदि किसी का कोई कुछ लिखा है यहाँ पर, इसका भार भी शामिल शिक्षक है, यहाँ पर आपको शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार इतने ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार निकालना है आपको, ठीक है। तो कुल वृद्धि हमें बतानी है, संख्या गुना औसत वृद्धि। पहले कितने थे 24, एक और हमने इंक्लूड कर दिया, कितने हो गए 25, और वृद्धि कितनी हो गई हमारी 400 की, ठीक है। ग्राम में दिया हुआ है, इसे किलोग्राम में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो टोटल हमारा आ गया कितना 10 kg की वृद्धि हुई है। तो अध्यापक का भार हमारा कितना हो जाएगा 35 + 10, ठीक है, तो 45 kg उसका भार हो जाएगा, ठीक है। दूसरे टाइप से भी अगर हम इसे करें तो कैसे, पहले 24 में +1 ऐड करें, कितना आ जाएगा 25, उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है 0.4 से, और उसके बाद वो 35 में ऐड कर देना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम आयु संबंधी, एज रिलेशन संबंधी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात इतना है तथा उनकी आयु का योगफल इतना है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम उनका आयु का अनुपात मिल गया, तो अनुपात में हमने क्या लगा लेना है x लगा लेना है। उसके बाद उनका योग हमें पता है कितना है 28, तो उससे हमें निकाल ली x की वैल्यू। अब राम की वर्तमान आयु है 3x, तो 3 × 4 कर देंगे, यानी कि x की वैल्यू 12, और श्याम की वर्तमान आयु में भी कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है, अजय तथा विजय की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल कितना था 42 वर्ष था, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए अजय और विजय 7x और 5x हमने मान लिया, 3 वर्ष पूर्व कह रहा है तो -3 और में हो गया -3, तो वर्तमान का है इनका 7x और 5x, तो पूर्व वाला उन्हें योगफल हमें दिया तो ये प्लस ये दोनों को ऐड किया कितना 42, x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही सेम प्रोसेस है, फिर हम इन दोनों की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। एक माता की आयु अपनी पुत्री की आयु की 4 गुनी है, 5 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने माता की आयु पुत्री की आयु कितनी ले ली है, माता की 4x है, पुत्री की है अगर x, 5 वर्ष बाद तो x + 5 और 4x + 5। क्वेश्चन में उसने कहा कि 5 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो माता की आयु बराबर पुत्री की आयु गुना 3, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से भी, फिर वर्तमान आयु में रख देंगे इजीली। सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा परसेंटेज यानी प्रतिशत का। तो सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं सबको आना चाहिए। 100 से डिवाइड करके हम उसे भिन्न में बदलते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उसकी 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए जैसे कि हमने 25 को हमें भिन्न में बदलना है, तो 100% को हमें भिन्न में बदलना है तो 1/4 आ जाएगा, और अगर हमें 3/4 को परसेंट में बदलना है तो हम इसकी क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रतिशत को दशमलव में बदलना पता है आपको, 100 से डिवाइड करके ही बदल जाएगा, दशमलव को प्रतिशत करना 100 से मल्टीप्लाई करके ही होगा। तो ये तो आपका इजी है, आप यहाँ से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके इस तरीके से हो जाते हैं। देखिए 20 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है
इसका हमें क्या निकालना है, x%। 5 रुपये को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 500 पैसे। तो 500 का हमें क्या, 500 का x% बराबर कितने के है, 20 पैसे के। तो 500 गुना x बटे में 100, मतलब पहले हमें क्वांटिटी सेम कर लेनी होती है। जैसे कि घंटे दिन, पहले तो हमने क्या किया है, घंटे को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, दिन में कर लेंगे, ठीक है। दिन को घंटे में करेंगे, ओके। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन चैप्टर में कुछ क्वेश्चन हमारे इस तरीके के भी आते हैं, जैसे रमेश की आयु सुरेश की आयु की से 25% अधिक है, तो सुरेश की आयु रमेश की आयु से कितने % कम है। तो हमने रमेश और सुरेश का अनुपात बना लेते हैं एक हमने मान लिया कि अगर सुरेश की आयु 100 है तो रमेश की कितनी हो जाएगी हमारी 125। कमी हमें निकालनी है तो इसमें हमने इसे माइनस किया और अपोन में जिससे कम निकालनी है, यानी कि इससे कितनी कम है, तो 125 इंटू में 100। तो से देखना है आपके, से जो है वो आपका नीचे जाएगा, ठीक है। अगर हम वैसे बात करें तो अगर कोस की बात करें तो हम सीपी पे निकालते हैं सभी कुछ, अपना करंट मतलब कि क्रय मूल्य पे निकालते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ए की आयु बी की आयु से 3% कम है, बी की आयु ए की आयु से कितनी प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो 30, पहले हमने इसकी मान ली अपनी 100, इसकी आ जाएगी कितनी 70। तो दोनों का अंतर 30 और इससे कितनी कम है, तो 30 अपॉन में 100। इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लेंगे इजीली। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। एक आयत की लंबाई को 10% तथा चौड़ाई को 20% कम किया तो आयत के क्षेत्रफल में कुछ कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए पहले हमने मान ली इसकी थी 100, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 112। ये थी 100, अगर ये 100 थी तो ये कितनी हो जाएगी 120। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, लंबाई गुना चौड़ाई अपॉन में कितना है 100, परसेंटेज को हमने लिया है, तो 112 इंटू 120, 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल हो गई, 132। पहले हमने क्षेत्रफल ले रखा था कितना है 10, और अब कितना हो 100 था सॉरी, और अब हमारा निकल के कितना है 132। तो 132 में से 100 माइनस करके कितना आ जाएगा 32% ज़्यादा। 100 से ज़्यादा हो तो वृद्धि और 100 से कम हो तो हमारा क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। तो 100 से ज़्यादा आया ना यहाँ पर हमारा आंसर, तो कितना हो जाएगा, ये वृद्धि हो जाएगा। क्वेश्चन है एक इस तरीके का, और हमारे पास एक वर्ग की भुजा 25% घटा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, हमारा भुजा का स्क्वायर होता है। तो 100 में से 75 अगर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी 100 में से 25 माइनस करेंगे आएगा हमारा 75। तो इस अपॉन में 100 करेंगे परसेंट के लिए, तो ए स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा हमारा। तो टोटल निकल के कितना है 76.25। तो 100 से ही हमारा कम आया, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारी हानि हो रही है, और इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे। इस तरीके से त्रिभुज के क्वेश्चन, वृत्त के क्वेश्चन आपने इसी तरीके से करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। देखिए एक क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पाई आर स्क्वायर है हमारा। पाई अभी हमें यहाँ पर पाई से कुछ नहीं लेना है, मैं मेन अपना आर से मतलब होना चाहिए। तो 100 में अगर 20 प्लस करें तो 120 इंटू 120 अपॉन में 100, सेम प्रोसेस है हमारा। 144 हो गया, तो वृद्धि आ जाएगी हमारी कितने की 44% की, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको ऐसे क्षेत्रफल संबंधी। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं हमारे कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया और इसकी चौड़ाई को कितने % कम करें कि उसके क्षेत्रफल में इतने की वृद्धि हो जाए, ठीक है। मान लीजिए कि इतने दाम बढ़ गए तो इसके में कितनी कमी करें कि ये इसका क्षेत्रफल हो जाए। तो परसेंट परिवर्तन जब हमें निकालना होता है हम क्या करते हैं, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बटे में प्रारंभिक मान गुना में 100। तो अंतिम मान हमारा कितना हो जाएगा 105 की वृद्धि करनी है, प्रारंभिक मान कितना है 120, और अपॉन में भी हमें क्या रखना है, प्रारंभिक मान ही रखना है, ठीक है। अगर वृद्धि की बात हो रही है तो ये हो रहा है ना हमारा 120, तो इसकी कैलकुलेशन कर देंगे कितना आ जाएगा निकल के ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, किसी विद्यालय के प्रबंधन ने छात्रों की फीस में इतने % की वृद्धि कर दी है। प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में कितने % की वृद्धि हो जिससे उनकी आय 50% की वृद्धि हो। तो प्रारंभिक मान सॉरी अंतिम मान 150, प्रारंभिक 125, अपॉन में 125 इंटू में 100। इस तरीके से आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं परिवर्तन वाले। कुछ क्वेश्चन हमारे आते हैं आय और व्यय पर आधारित। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च इतना हो तो उसकी मासिक आय बताइए। तो आय व्यय बचत, सबसे पहले हम लिख लेते हैं आय कितनी है उसकी, मासिक आय हमने मान लिया 100, तो वो बचत कितनी कर रहा है उसकी 17 की, तो हमने देख लिया कि व्यय कितना करेगा जब हम 17 माइनस कर रहे हैं 83 की।
तो 83 इक्वल टू हमें दिया हुआ है, यानी जो खर्चा दिया हुआ है 4980 दिया है, यानी वो हमारा 83 के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हमने 83 निकाला तो हमारा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। तो अगर हम 100 की बात करें 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 600। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप उन्हें इजी बना के करने की कोशिश करेंगे तो इजीली आप कर पाएंगे। देखिए राम अपनी मासिक आय का 70% खर्च करता है, तो इसमें उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाए तो उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर ली, तो उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी। देखिए पहले उसकी आय थी कितनी 100, उसकी आय में कितनी हो गई 120 हो गई। तो जब उसकी आय इतनी थी तो व्यय कितना हो गया हमने मान लीजिए 75। तो उसने क्या किया है 10% की वृद्धि कर दी, 7.5 इसमें भी ऐड कर देंगे, तो खर्च कितना था उसका वहां पर 25। तो इसमें हमारा एक सेकेंड, ये देखिए तो ये 12.5 आपको समझ आ रही है कहाँ से आएगा 12.5 हमारी बचत में वृद्धि होगी ना, इसमें से 20 में 7.5 माइनस करके हमारा आया 12.5, तो टोटल बचत हो जाएगी हमारी 370.5। तो ये आएगा 12.5 अपॉन में कितना 20 इंटू में 100 इक्वल टू 50%। तो परसेंटेज के क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं पीडीएफ में इंक्लूड, आपके लिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए अच्छा होगा उनका। बाकी अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप प्रैक्टिस करें, आप ये क्वेश्चन बस एक बार अगर पीडीएफ से देख लेते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ पोर्शन देखते हैं अभी हम। लाभ अगर हम निकालते हैं तो एसपी माइनस सीपी करते हैं, तो विक्रय मूल्य, ये अभी आपके तीनों फॉर्मूले इसी से बन जाएंगे। आपने क्या सबसे मेन हमें क्या देखना है, अगर हमें जो भी चीज़ हम निकालते हैं लाभ या हानि कुछ भी अगर हम निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा अपॉन में हमारा क्रय मूल्य ही जाएगा। देखिए अगर हम परसेंटेज लाभ का निकाल रहे हैं तो लाभ अपॉन में क्रय मूल्य इंटू 100, हानि का निकाल रहे हैं तो हानि अपॉन में क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, लाभ हम लोग निकालते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि निकालते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बाकी तीनों फॉर्मूले आपके इन्हीं से बन जाते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं हम कुछ इस पर बेस्ड। एक घड़ी को 500 रुपये में खरीद कर 550 रुपये में बेच देते हैं, कुल लाभ हमारा परसेंटेज में ज्ञात करना है। तो लाभ हो जाएगा हमारा 550 में से 500 माइनस करेंगे कितना 50, और परसेंटेज अगर हम निकाले तो प्रॉफिट अपॉन में क्रय मूल्य इंटू में 100। इजी क्वेश्चन आप कर लेंगे आसानी से। कुछ इस तरीके क्वेश्चन देखते हैं हम। एक पंखे को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20% में अगर हमने बेचा तो हमें 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, यानी कि 80 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 800। तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000। आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस माइनस एल परसेंट अपॉन में 100। एक क्वेश्चन का टाइप हमारा ये वाला भी आता है, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 12 वस्तुओं का हमारा कितने के बराबर है इतने का, 12 का सीपी इक्वल टू है 16 के सीपी के, तो हम पहले तो निकाल लेंगे सीपी अपॉन में एसपी, हमारा यहाँ से निकाल के कितना आ जाएगा सीपी अपॉन में जब हम एसपी करेंगे 16 अपॉन में 12, या 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। तो हमें किस पे निकालना है, सभी कुछ हमें 16 पे निकालना है। तो पहले तो हम इनका क्या करेंगे डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 4, तो 1 अपॉन 4 हमारा किसके इक्वल होता है 25% के। इस तरीके क्वेश्चन आप इस तरीके से करना। कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको इसमें, ये देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी है, 44 कलम बेचकर किसी दुकानदार को 11 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। 44 कलम उसने बेची है, 11% का क्या हुआ उस पर से प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले हम इसमें से कितना निकालेंगे 44 में से 11 माइनस करके 33। अब 11 अपॉन में 33 करके हम निकाल देंगे 1.3%। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन का। तो क्षेत्र मिति पढ़ने वाले हैं हम बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले हमने इसमें लिया है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल हमारा 3 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है, इसे हम क्या कहते हैं ट्राइंगल कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका √3/4 इंटू ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर हम निकालें √3/2 इंटू भुजा। देखिए क्वेश्चन सबसे मेन फॉर्मूला आपका होता है ये अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। आप इसी की हेल्प से समबाहु और समद्विबाहु क्वेश्चन कोई भी होगा उसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं रेक्टेंगल। ऐसा समचतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं आयत बोलते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस पी, और आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
एक नोट दिया हुआ है आपको यहाँ पर, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान हो तो आयत का परिमाप सदैव वर्ग से बड़ा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर देख लेते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण कैसा होता है, 90 डिग्री का ही होता है। चारों भुजाएं समान है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। इसका विकर्ण होता है हमारा 1/2 विकर्ण स्क्वायर। ये देखिए ये भी है, ये भी है, अगर हम ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2a स्क्वायर। ठीक है, और ये रूट में आ जाएगा इस तरीके से। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, वर्ग का विकर्ण होता है हमारा √2 इंटू भुजा। ठीक है, ये देखिए अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण से निकालते हैं तो विकर्ण का स्क्वायर अपॉन में 2, और विकर्ण का स्क्वायर हमारा अपॉन में 2 कर देंगे तो इस तरीके से हमारा ये निकल जाएगा। आगे देखते हैं समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हमारा आधार गुना ऊंचाई। समचतुर्भुज 1/2 विकर्णों का गुणनफल, समांतर चतुर्भुज आधार गुना ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज होता है हमारा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। सर्किल देख लेते हैं, सर्किल का भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपके एग्जाम में। त्रिज्या ये होती है हमारी, एक सर्किल है उसकी हाफ, जो कंप्लीट इसकी जीवा होती है वो हमारा व्यास होता है, और जिसका हाफ होता है वो हमारी रेडियस होती है। इसमें से अगर हम कोई एक पार्ट निकाल ले वो होता है हमारा त्रिज्य खंड ट्राइंगल की शेप में, और अगर हम इसमें से इस शेप में हॉरिजॉन्टली वाली शेप में कुछ निकालते हैं वो होता है हमारा वृत्तखंड। सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, और ये हमारे हो जाते हैं लघुचाप और दीर्घचाप। वृत्त के फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार हम। वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2πr, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आता है हमारा πr स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360 डिग्री। चाप की अगर हमसे लंबाई पूछ लेता है क्वेश्चन में तो फॉर्मूला आता है हमारा πr थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ये फॉर्मूले जो है आपके यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। त्रिज्य खंड का परिमाप 2πr थीटा 360 अपॉन में 2r। वलय का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। वलय मतलब समझ रहे हैं आप, एक रिंग जो खोखला है अंदर से, उसका हमारा क्षेत्रफल होता है, बाहर वाले का अंदर वाले का क्या कर देते हैं आपस में माइनस कर देते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर अपॉन में 2, और इसी तरीके से अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा हमारा πr प्लस 2। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको पीडीएफ में दिए हुए हैं, अगर आप उन्हें, मैं अगर यहाँ पर आपको बताऊंगी आप इजीली कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूले अभी हम पढ़ ही रहे हैं। आपको पहले फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, आपको फॉर्मूले याद करने हैं, और उसके बाद आप सारे क्वेश्चन करके देंगे। मात्र आप सिर्फ 2 घंटे दे दीजिए मैथ्स के लिए, बाकी आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है इन्हें, क्योंकि मैथ्स रटने की नहीं समझने की चीज होती है आपकी। घन का आयतन होता है हमारा भुजा की क्यूब, घन आपकी शेप ये हो जाएगी, और इसका आयतन होता है भुजा की क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है हमारा b गुना भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर, और घन का विकर्ण होता है हमारा √3a। ठीक है, इस तरीके से घनाभ देखते हैं हम। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, अगर वैसे लिखें LBH। संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का विकर्ण की लंबाई होती है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। कमरे की अगर आपसे कभी कभी रूम का क्षेत्रफल पूछ लेते हैं 2L प्लस B इंटू H उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, घन हमारा थोड़ा थोड़ा वर्ग के सिमिलर होता है, और घनाभ हमारा थोड़ा थोड़ा आयत के सिमिलर होता है। ठीक है, बात करें अगर हम गोले की, देखिए वो वृत्त था और ये हमारा यहाँ पर क्या है, गोला है। तो गोले का आयतन होता है हमारा 4/3 πr स्क्वायर। वृत्त और गोला आपका दोनों सेम ही है, आप ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल पूछे तो πr स्क्वायर, आयतन पूछे तो 4/3 πr की क्यूब, और संपूर्ण पृष्ठ पूछते हैं तो 4πr स्क्वायर। इस तरीके से अर्धगोले में बस अपॉन में क्या चेंजेस आ जाएंगे आपके, अपॉन में 2 कर देंगे हम इसी के सभी फॉर्मुलों में, तो ये आ जाएगा निकल के। अर्धगोले का 2/3 πr की क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा हमारा 2πr स्क्वायर। ठीक है, बेलन के शंकु के फॉर्मूले देख लेते हैं। बेलन का आयतन πr स्क्वायर, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr और h प्लस r। शंकु का आयतन 1/3 πr स्क्वायर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, देखिए शंकु हमारा इस तरीके का होता है ना, तो ये होती है आपकी हाइट, ये होती है आपकी रेडियस, सॉरी ये होती है आपकी हाइट और रेडियस। ये जो हमारी होती है इसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, तो उसे हम L से डिनोट करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अभी यहाँ पर। घन का आयतन दिया हुआ है, आपको उसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो घन का आयतन हमने पढ़ा a की क्यूब होता है, तो इक्वल टू में आ जाएगा 7 to 9। इसकी आपको क्यूब निकाल के देखेंगे जब हम, ये क्यूब क्योंकि हमारा इस पर क्यूब रूप में पहुंच जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 9। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड। देखिए क्वेश्चन है, एक घनाभकार टंकी की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3 मीटर और 1.2 लीटर है,
उसमें 72 लीटर पानी डालने पर सतह कितनी ऊंचाई तक उठेगी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं 1 लीटर में कितना होता है, 100 घन सेंटीमीटर होता है। तो लंबाई और चौड़ाई हमें दी हुई है इतनी इतनी, तो पहले हम इसे चेंज करेंगे घन सेंटीमीटर में। तो 300 120 इंटू मैच इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 72 लीटर पानी डालने पर हमारा ये 72 नहीं है यहाँ पर आपका 7200 है। तो 7200 को हम पहले इसमें चेंज करेंगे तो 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली आप आंसर इसका निकाल देंगे। क्वेश्चन आप जितना खुद से करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर आपको बस कंसेप्ट और बेसिक रूल देखने हैं। साधारण ब्याज का भी बहुत बड़ा टॉपिक आपका आता है एग्जाम में, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है हमारा। सबसे पहले इसमें इंक्लूड होता है प्रिंसिपल, दर, समय और मिश्रधन होता है। अगर हमें मास दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम क्या करते हैं, अपॉन में 12 करते हैं, और अगर दिन दिया हुआ है तो अपॉन में 365 करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला है हमारा PRT इंटू में SI इंटू में 100 या PRT अपॉन में 100 हम जो याद करते हैं बेसिक फॉर्मूला। मिश्रधन जो होता है वो हमारा मूलधन और ब्याज को जोड़कर आता है। तो क्वेश्चन देखिए जो इजी हैं वो आप आसानी से कर लेंगे, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है ये। यदि 3 वर्ष का मिश्रधन ये है तो धनराशि क्या है। देखिए 3 वर्ष का मिश्रधन कितना, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना हमारा 100, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा हमारा 200। तो मूलधन हम कैसे निकालेंगे, मिश्रधन माइनस ब्याज करके। ठीक है, 2 का हमने इसलिए निकाला क्योंकि 2 का हमें मिश्रधन पता था। इस तरीके का एक क्वेश्चन सेम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धन राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर दिया जाता है। यदि वह राशि 5.5% वार्षिक दर पर दिया गया होता तो ब्याज के इतने रुपए अधिक मिलते। तो सबसे पहले तो हम लगाएंगे PRT इंटू में 100, PRT अपॉन में 100 इक्वल टू SI। तो SI की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, हमें मूल इसकी वैल्यू नहीं दी है मूलधन की, तो मूलधन हम यहाँ से निकाल लेंगे x मानकर। ठीक है, तो 1-2 टॉपिक अभी शायद 1 या 2 टॉपिक शायद कोई आपका छूट गया है, लेकिन लास्ट टॉपिक हम करने वाले हैं सरलीकरण। तो जो कोई टॉपिक रह जाता है आप उसे, जो आपके पास कुछ बुक अवेलेबल हो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं सरलीकरण के। बोर्ड मास का नियम आप सभी को पता होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। और मान लीजिए अगर कोई टॉपिक आपका रह जाता है तो आपको PDF मिलेगी टेलीग्राम पर, आप वहां से जो टॉपिक अगर रह गया आप PDF से पढ़ लेंगे। ठीक है, PDF में आपको सभी कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि आपको सबसे पहले हटाना है ब्रैकेट, उसके बाद हटाना है ये देखिए, सबसे पहले आपको ये बार हटाना है, ब्रैकेट बार जो भी क्वेश्चन है हटाना है, उसके बाद आपको ब्रैकेट हटाने हैं सारे। तो आपको ये हटाएंगे जब आप जिसके ऊपर अगर ये लगा आप जब इसे हटाते हैं तो माइनस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 + 3, और ये अभी हमारा ऐसे चल रहा है 2 + 3 5, 3 में से 5 माइनस करेंगे माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4। तो इजीली कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आप। ये देखिए जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। n माइनस n माइनस m प्लस n माइनस, ये ब्रैकेट दिया, सबसे पहले हमने इसे हटाया, माइनस है यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा प्लस। ये ब्रैकेट हटाएंगे जब हम यहाँ माइनस है तो माइनस, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, तो n से n कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा n माइनस m प्लस 2m। 2m में से m माइनस हम करेंगे, सॉरी n माइनस m प्लस 2m। इस तरीके से इन्होंने अभी यहाँ का ब्रैकेट हटा लिया, तो यहाँ पे भी हमारा n से n कैंसिल हो गया, m और m कितने हो जाएंगे, माइनस के 2m प्लस के 2m, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा यहाँ पर n, तो ये भी माइनस का है, तो n माइनस n कट के हमारा कितना आ जाएगा 0। देखिए एक इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 889 इंटू 889 इंटू 889 प्लस 311 इंटू 311 प्लस 311, और अपॉन में ये आपका सारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने की आपकी ट्रिक क्या है, दोनों डिजिट को ऐड करके जो भी होगा वो आपका आंसर आएगा, लेकिन वो सिर्फ इसी वाले पे लागू होगा, जैसे कि a² की क्यूब प्लस b की क्यूब की टर्म जो हमारी बन रही है उस पर लागू होगा सिर्फ ये आपका, क्योंकि जब हम फॉर्मूला खोलते हैं कि क्यूब प्लस b की क्यूब का तो वो आता है हमारा a प्लस b और ब्रैकेट में आता है a² प्लस b² माइनस ab। तो जो a वाली टर्म है सारी कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या हमारे पास a प्लस b। इस तरीके के क्वेश्चन ये आपको सोल्व ही करने हैं। ये क्वेश्चन देखिए एक बार इस तरीके का, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 डैश डैश डैश, लास्ट में आपको दिया है 1/20। ठीक है,
ट्रिक क्या है इसकी, 1/, हरों का अंतर प्लस प्रथम पद माइनस अंतिम पद। तो 1/1 हरों का अंतर जब हम निकाल रहे हैं, हमारा निकाल के आ रहा है 1, ये देखिए 1/6 और माइनस 1/12 का जब हम अंतर निकालेंगे 12 1 12 माइनस 6 1 6 अपॉन में कितना आ जाएगा 36 72 सॉरी। तो ये आ जाएगा हमारा निकाल के। हर क्या है, एक सेकेंड, ये देखिए हरों का अंतर आपको पहले इस तरीके से करना है, 1/6 को आपको ने तोड़ लेना है 2 × 3 3 × 4 इस तरीके से निकाल। तो इनके हरों का अंतर कितना है 1, इनके हर का अंतर कितना है 1, तो ये 1 यहाँ पे आ गया हमारा। प्रथम पद 1/2, लास्ट पद हमारा कितना है 1/7 इंटू, इसे भी हम तोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा 1/9। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं आप इस तरीके के सभी क्वेश्चन। तो आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने जो भी जितनी मुझसे कोशिश हुई मैंने अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की है। जो भी कुछ भी आपको लगता है कि आपका मिस हुआ है तो आपकी इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जरूर मिलेगी, क्योंकि कुछ टॉपिक आपको शायद इसमें अभी इंक्लूड नहीं है। तो मैं कंप्लीट पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो। बाकी जितने टॉपिक हमने क्लियर किए हैं वो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने कवर कर सकते हैं। जो भी अगर आपको कोई टॉपिक बच जाता है उसे हम, अभी आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम है तो इसको हम सब टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको डाल देंगे, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी।